द स्ट्रीट वायर के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं किसले कुमार, जो मेरे अपने भाई हैं और एनआईटी जमशेदपुर से पढ़े हुए भी हैं। फिलहाल वर्क कर रहे हैं एज अ डाटा एनालिस्ट इन ट्रेडेंस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अभी काफ़ी नया इंडस्ट्री है, अभी काफ़ी इन्फेंट स्टेज पे इंडस्ट्री है। हम सब ने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की है, जैसे कि कोटा में उनका प्रिपरेशन कैसा था, बहुत सारे लोग ब्यूरोक्रेसी में क्यों जा रहे हैं इंजीनियरिंग से, इंजीनियरिंग में कितना पैसा कमाया जा सकता है, कॉर्पोरेट लाइफ का प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो अगर आप इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं या एक टेक्निकल माइंडसेट रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये पॉडकास्ट देखना चाहिए। ये पॉडकास्ट बिल्कुल आपके लिए है। आई होप कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। तो किसले, कैसे हो तुम? स्टूडियो कैसा है हमारा? स्टूडियो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सही लग रहा है स्टूडियो, और काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि अच्छे इक्विपमेंट्स है तुमने यूज़ किया है स्टूडियो को बिल्डअप करने में, तो इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे भी ऐसे ही अच्छे से काम करो और ये स्टूडियो एक दिन काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। शुरुआत से शुरू करते हैं। जब तुम्हारा प्रिपरेशन लाइफ बिगिन हुआ कोटा से, तुम अपने लाइफ का एक क्रूशियल हिस्सा 3 साल कोटा में बिताए हो, उसके बारे में कुछ बताओ और वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स किसी स्टूडेंट्स को फेस हो सकता है वो बताओ। तो रही बात कोटा की, तो कोटा जो है मैं 10th के बाद ही चला गया था। 11th-12th किया, फिर 1 साल ड्रॉप लिया और फिर रिपीट ईयर में मैंने जेईई मेंस क्लियर किया। तो वहाँ पर चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और चैलेंजेस इन द सेंस कि सिर्फ आपको वहाँ पर पढ़ाई नहीं करना होता है, आपको और भी चीज़ें मेंटेन करना पड़ता है। जैसे आप क्लास गए, क्लास से आकर के फिर आप अपना वहाँ पर डीपीपी या सीट सॉल्व किए, जो क्लास में पढ़ाई हुआ उसका आप रिवीजन किए, तो ये तो एक पढ़ाई का पोर्शन हो गया आपके लाइफ का। बट वहाँ पर आपको फिर कपड़े भी साफ़ करने होंगे, खाने के लिए मेस भी जाना होगा, या जो टिफ़िन मंगाते हैं वो उनको फिर वो भी मेंटेन करना होगा। तो काफ़ी सारे अदर थिंग्स है, क्योंकि आप 10th तक या 12th तक जो बच्चे कोटा अगर सिर्फ ड्रॉप ईयर में जाते हैं, या फिर जो बच्चे 10th के बाद चले जाते हैं, तो 10th तक आपके पास फैमिली रहती है, तो आपको जो भी काम होता है छोटा मोटा काम वो आपका फैमिली मेम्बर्स कर देते हैं। जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके गार्जियन हैं, वो आपको हेल्प कर देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता है। बट जब आप अकेले जा रहे हैं कोटा, और हाँ सबसे बड़ी बात कि आप वहाँ अकेले हैं, आपके पास कोई नहीं है, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो आपको अकेले ही वहाँ सॉल्व करना होगा। आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो आपका हेल्प करेंगे, बट वो भी एक न्यूबी ही है, वो भी अकेले ही है वहाँ पर, वो भी जो है पहली बार ही कोटा आ रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिससे काफ़ी सारे चैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं। बट हाँ सही है, चैलेंजेस जब तक हम लोग फेस नहीं करेंगे, कोई भी स्टूडेंट्स फेस नहीं करेगा, तब तक उन्हें सीखने को कैसे मिलेगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं वहाँ पर जो हमें फेस करने चाहिए, और उससे आगे लाइफ में कैसे हम सीखें किसी भी चैलेंज को ओवरकम करने का, वो हमें अच्छे से सिखाया जाता है कोटा में। वहाँ पे सबसे टफ थिंग क्या लगा तुम्हें कि कोटा जाना, वहाँ पे सस्टेन करना है बहुत मुश्किल है, लेकिन एग्जैक्टली कमर्शियल लेवल पे सबसे टफ थिंग क्या है प्रोफेशनल लेवल पे किसी भी स्टूडेंट के लिए? सबसे टफ थिंग वहाँ पर पढ़ाई ही है, क्योंकि चाहे वो जेईई मेंस जेईई का तैयारी हो, चाहे वो नीट का तैयारी हो, तो वहाँ का जो सिलेबस है जेईई का तैयारी, क्योंकि जेईई और नीट ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं इंडिया के टॉप मोस्ट एग्ज़ाम्स में आते हैं और काफ़ी हार्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है इन सब एग्ज़ाम्स को। तो इनका प्रिपरेशन ही काफ़ी ज़्यादा रिगरस होता है, काफ़ी ज़्यादा रिगरस। मतलब आप वापस क्लास किए, 6 घंटे 7 घंटे की जो क्लास रहती है वो क्लास किए, फिर घर आकर के आपको सेल्फ स्टडी 7 to 8 आवर्स करना होगा और अच्छे से मेहनत करना होगा, तब जा कर के आपका जो है सिलेक्शन का चांसेस क्रिएट हो पाता है। तो वहाँ का जो एकेडमिक्स है, जो वहाँ पर आपका जो पढ़ाई हो रहा है, कोचिंग हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेस होता है। आप बोर्ड लेवल को देख लीजिए 11th-12th में, तो वो उतना रिग्रेस नहीं है जितना कि जो इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन है, जो जेईई का प्रिपरेशन है, या जो नीट का प्रिपरेशन है, वो रिग्रेस है। और 10th तक बच्चे काफ़ी कम, जे अगर कोई सीबीएसई बोर्ड से है तो 10th तक उसमें काफ़ी कम सिलेबस होते हैं, काफ़ी छोटा चैप्टर्स होते हैं और कम चैप्टर्स होते हैं, मैथ्स में हो गया या फिर साइंस में हो गया। बट आप जब 11th और 12th में जाते हैं तो वहाँ पर सिलेबस एक बार में ही काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो उन्हें भी मेंटेन करना पड़ता है। आईसीएसई में कुछ हद तक यहाँ पर ये सही करते हैं कि 10th तक भी उनका सिलेबस जो है एक सर्टेन डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल जो है वो रखता है आईसीएसई, और जिससे 11th और 12th में उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं बच्चों को आईसीएसई बोर्ड से जो रहते हैं। बट सीबीएसई में ऐसा है कि 10th तक उनका वैसा सिलेबस नहीं रह पाता, तो अचानक उन्हें 11th-12th का जेईई का सिलेबस मिल जाता है, जेईई का लेवल मिल जाता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस उस टाइप के मिल जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। लेकिन कोटा का एक डार्क साइड भी है, क्योंकि वो पूरा शहर ही कोचिंग इंडस्ट्री से सस्टेन होता है, स्टूडेंट से सस्टेन होता है। तो अब
उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कोचिंग इंडस्ट्री जेई को हाइप करता है या नीट को हाइप करता है, उसके वैल्यू को बढ़ाता है जितना उसका रियल वैल्यू है उससे कहीं गुना ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है। इस मामले में भी तो कुछ अगर बोल सको तो रही बात कोचिंग इंडस्ट्री की, तो उनका काम ही है अपना मार्केटिंग करना ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। तो रही बात जेई के हाइप की या नीट के हाइप की, तो मुझे नहीं लगता कि वो दोनों ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनका मतलब ओवर हाइप्ड एग्ज़ाम्स हैं, ऐसा नहीं है। उनका ऑफ कोर्स वो उस टाइप के एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए बच्चे को प्रिपरेशन करने में काफ़ी ज़्यादा रिगरस मेहनत करना पड़ता है। तो ओवर हाइप तो एग्ज़ाम्स नहीं है वो, जेई हो गया या नीट हो गया, क्योंकि वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स में आते हैं इंडिया के, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड के भी टफेस्ट एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट तो वो करेंगे ही ना। अगर आप एलन में हैं या फिर आप रेजोनेंस में हैं, तो रेजोनेंस वाले अपना मार्केटिंग करके चाहेंगे बच्चे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा हैं, या एलन वाले अपने मार्केटिंग करके चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास बच्चे हैं। तो मार्केटिंग उनका काम है करने का। बट अगर कोई चाहता है कि मुझे इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना है, मुझे जेई का प्रिपरेशन करना है, तो कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो जाएगा ही, वो प्रिपरेशन करेगा ही। और रही बात, कुछ बच्चे सोचते हैं या कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि सिर्फ कोटा ही क्यों जाना है, हम किसी दूसरी जगह क्यों नहीं भेज सकते अपने बच्चों को। तो दूसरी जगह आप भेज सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, एलन के ब्रांच मिल जाएंगे या कोई दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगे जो वहाँ प्रिपरेशन करवाते हैं जेई का और नीट का। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ पर वो माहौल नहीं दे पाएगा आपको वो शहर। अगर आप कोटा छोड़ के, आप जैसे मैं बिहार से हूँ, तो अपने पेरेंट्स जो है बच्चों को बिहार पटना भेजें या फिर दिल्ली भेजें या किसी दूसरे शहर भेजें जहाँ प्रिपरेशन, वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी और वहाँ प्रिपरेशन भी होते हैं। बट वो सारे शहर्स में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं रहते, वहाँ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी रहते हैं। तो वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने का जो इन्वायरमेंट होता है वो क्रिएट नहीं हो पाता है। और कोटा में क्या है कि वो बच्चों का ही शहर है, वहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स ही हैं, आइदर फैकल्टीज़ हैं नहीं तो स्टूडेंट्स हैं, इनके अलावा कोई नहीं है कोटा में। वर्किंग प्रोफेशनल्स में एज अ फैकल्टी वहाँ पर हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, और पढ़ने वाले जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक माहौल क्रिएट करता है, कॉम्पिटिटिव माहौल क्रिएट करता है जो बाकी शहर्स नहीं दे पाते हैं। इस वजह से मैं कोटा ही प्रेफर करता हूँ। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजना चाह रहे हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ कि वो कहीं और ना भेज करके, अगर इन दोनों एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करवाना है तो कोटा ही भेजा जाए। कोटा में रिपीट ईयर करने के बाद, जेई मेन क्रैक करने के बाद तुम्हारा जो कॉलेज था वो कैसा था, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो कैसे थे? तो जब मैं पहला अटैम्प्ट जेई क्लियर नहीं कर पाया था, तो सेकेंड अटैम्प्ट मैं फिर से दिया जेई का। तो जेई का एग्ज़ाम देने के बाद मुझे काउंसलिंग के बाद एनआईटी जमशेदपुर मिला। मेरा ब्रांच मेटलर्जी ब्रांच था, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। तो वहाँ पर मुझे कॉलेज गया मैं, एनआईटी जमशेदपुर, वन ऑफ द बेस्ट टॉप कॉलेज में आता है एनआईटीज़ के। और वहाँ मैं गया और वहाँ के प्रोफेसर्स से मैंने बात किया, वहाँ के सीनियर से मैंने इंटरेक्ट किया। तो मुझे कॉलेज काफ़ी अच्छा लगा। और एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मैं बोलूँ तो पहले जिस वक्त मैं 2K18 में जब एडमिशन लिया वहाँ पे एनआईटी जमशेदपुर में, तो वहाँ पर उस वक्त ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। एकेडमिक्स बिल्डिंग वगैरह जो थे वो काफ़ी पुराने टाइप के थे, उन्हें मेंटेनेंस का ज़रूरत था। बट अब मैं अगर ये मेरा जो कॉन्वोकेशन हुआ था उसमें मैं कॉलेज गया था अपने, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। नए नए बिल्डिंग्स बने हैं, नए एकेडमिक्स ब्लॉक बने हैं, नए क्लासरूम्स बने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है उस कॉलेज में एज आ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो। और प्लेसमेंट तो काफ़ी पहले से ही काफ़ी अच्छी थी, तो इस बार भी, इस ईयर भी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी हुई हैं एनआईटी जमशेदपुर में। एवरेज पैकेज भी इंक्रीज़ हुआ है और सारे कुछ अच्छे हैं। तो क्या लगता है एनआईटीज़ और आईआईटीज़ का अगर कंबाइनली बात करें, कलेक्टिवली बात करें, तो वहाँ पे ऐसा क्या अच्छा होता है जो उनको बाकी प्राइवेट कॉलेजेस से अलग बनाता है? क्या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च बेस्ड ज़्यादा है, या प्लेसमेंट वहाँ का अच्छा, या फिर क्या वहाँ उनको स्पेशल क्या बनाता है? स्पेशल में जैसा मैं मेंशन किया हूँ कोटा में भी, कि कोटा को स्पेशल क्यों बनाया जाता है बाकी दूसरे शहरों से, तो वहाँ पर वो माहौल देता है स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं अपना पढ़ाई कर सकें अच्छे से। वो उस माहौल में रह के, उस कॉम्पिटिटिव माहौल में रह के वो प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, ताकि वो फोकस रहें अपने प्रिपरेशन पे ही, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो वो। तो वही सेम चीज़ हर जगह फॉलो होता है कि आप अगर किसी अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, एनआईटीज़ में जा रहे हैं, आईआईटीज़ में जा रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके जा रहे हैं, तो वो कॉलेजेस भी आपको देंगे, माहौल ही देंगे, ठीक है।
तो वो माहौल जो है वो प्लेसमेंट में हो या रिसर्च में हो वो काफ़ी हेल्प करता है, और काफ़ी प्रोफेसर्स भी सपोर्टिव रहते हैं, सीनियर्स भी सपोर्टिव रहते हैं, जूनियर सीनियर का जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छा रहता है। सीनियर्स हर वक्त गाइड करते रहते हैं जूनियर्स को कि इस टाइप के कंपनीज़ आ रही हैं, इसका इसे प्रिपरेशन करना है, इसका इसे प्रिपरेशन करना है। और ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि वहाँ कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा आती हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं तो प्लेसमेंट तो हो ही जाता है, उसका कोई इशू नहीं होता है। जो बच्चे प्रिपेयर अच्छे से करते हैं उनका प्लेसमेंट हो जाता है। और ये अलग इसलिए करता है बाकी के प्राइवेट कॉलेज से, क्योंकि बाकी के प्राइवेट कॉलेज में वो माहौल क्रिएट नहीं हो पाता है जो माहौल एक स्टूडेंट्स को एक इंजीनियरिंग लाइफ में चाहिए, ताकि वो प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर सकें या किसी रिसर्च का या किसी स्टार्टअप्स का प्रिपरेशन कर सकें। तो वो माहौल उन्हें वहाँ नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है एक एनआईटी और एक आईआईटी में और एक प्राइवेट कॉलेज में। आईआईटी और एनआईटी वगैरह जो है वो काफ़ी वैल्यूड कॉलेजेस हैं, इंडिया में भी काफ़ी वैल्यू किया जाता है उन कॉलेजेस को। लेकिन अब हम सब एंटरप्रेन्योरशिप में देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया कि जो लोग आईआईटीज़ के नहीं हैं, जो लोग एनआईटीज़ के नहीं हैं, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनका भी जो बैकग्राउंड है वो कोई भी एंटरप्रेन्योरियल या बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस मामले में क्या कहना है तुम्हारा कि एनआईटी और आईआईटी कहीं पिछड़ तो नहीं रहा? इंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड का अगर बात किया जाए तो इंटरप्रेन्योरशिप का अपॉर्चुनिटीज़ आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, और वहाँ माहौल भी वैसा है कि आप अपना अगर कोई स्टार्टअप्स का आइडिया है तो वहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आपको काफ़ी सपोर्ट भी मिलेगा। और रही बात पिछड़ने की, तो तुम देख ही सकते हो कि आईआईटी दिल्ली में काफ़ी बड़े बड़े स्टार्टअप्स बने हैं जो अभी एक बहुत एमएनसी कंपनीज भी बन चुके हैं वो सारे स्टार्टअप्स, तो वो माहौल देता है। ऐसा नहीं कि माहौल नहीं देता है, और सिर्फ प्लेसमेंट फोकस रहता है जो आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में जो हैं कॉलेजेस, प्लेसमेंट फोकस भी रहते हैं और वो माहौल भी देते हैं। क्योंकि मैं खुद के कॉलेज का बात कर लूँ तो मेरे कॉलेज में एक टीम था, ई सेल टीम था, एंटरप्रेन्योरशिप सेल। वो ऐसे ही स्टूडेंट्स उसमें थे जिनके पास कुछ आइडियाज़ होते थे या फिर कुछ स्टार्टअप्स के आइडियाज़ हैं वो उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो वो एक टीम है, एज ए डिस्कस वो करते थे कि कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे इसे बड़ा किया जाए, और काफ़ी सही माहौल था। और देखा जाए तो अभी इंडिया में स्टार्टअप का कल्चर बिल्डअप हो चुका है, तो अभी और इसमें इम्प्रूवमेंट्स का ज़रूरत है, बट काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे इंक्रीज़ कर चुके हैं स्टार्टअप्स, नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स काफ़ी इंक्रीज़ कर चुके हैं, चाहे वो यूनिकॉर्न्स हों चाहे वो डेकाकॉर्न्स हों। 10 साल 15 साल पहले जो नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स थे इंडिया में, उनसे अभी के कंपैरिजन किया जाए या अभी का इन्वायरमेंट देखा जाए कि किस तरह का स्टार्टअप्स का इन्वायरमेंट है इंडिया में, तो वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट पे है। तो अब धीरे धीरे स्टार्टअप्स का कल्चर हर कॉलेज में इम्प्लीमेंट हो रहा है, और ना सिर्फ कॉलेज में, जो नॉर्मल कॉलेज में है, जो आईआईटीज़ एनआईटीज़ में नहीं है, जो प्राइवेट कॉलेज में है या फिर जिनका स्ट्रीम भी अलग है, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हों चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, वो लोग भी अब ट्राई कर रहे हैं कि कुछ स्टार्टअप्स अपना क्रिएट करें और उनको इम्प्लीमेंट करें। तो ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है और आगे भी इम्प्रूव होता रहे। हम सब देखते हैं कि जैसा कि तुमने बताया कि ई सेल वगैरह है, लेकिन फिर भी जो मेन फोकस है, तुम्हारी बातों से भी ऐसा लगा कि प्लेसमेंट को बहुत वैल्यू किया जाता है एनआईटी में। तो कहीं उस चक्कर में तो ऐसा नहीं है ना कि जो एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड है, जो बिजनेस बैकग्राउंड है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, रादर देन बच्चों को, या किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में भी या किसी भी कॉलेज में बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है कि वो अच्छे एम्प्लॉय कैसे बन सकते हैं, रादर देन कि वो अपना कुछ करने का। तो इंटरप्रेन्योरशिप को अगर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, सिर्फ प्लेसमेंट को ध्यान दिया जा रहा है, तो मेरा इसमें मानना है कि प्लेसमेंट भी इम्पॉर्टेंट है और इंटरप्रेन्योरशिप भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरे पास कोई आइडिया है, ठीक है, स्टार्टअप्स का आइडिया है, और मैं उसे इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ डायरेक्ट कॉलेज के बाद, तो मेरे पास उस वक्त वैसा फंड नहीं है, जो मॉनिटरी फंड्स रिक्वायर्ड हैं उस स्टार्टअप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्टार्टिंग में जो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं वो अभी नहीं है। तो अगर मैं कॉलेज से प्लेसमेंट ले लूँ, जॉब करूँ, और जॉब करते करते मैं वहाँ एक्सपीरियंस लेकर सीखूँ कि कॉर्पोरेट जो फंक्शन है वो कैसे होता है और कंपनी कैसे वर्क करती है, कंपनी कौन कौन से नए आइडियाज़ लेके आती है, जिससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हर एम्प्लॉयज़ लेवल पर भी और कस्टमर लेवल पर भी, क्लाइंट्स लेवल पर भी। तो ये सारे चीज़ों को सीख करके ही अगर हम जो है अपने स्टार्टअप्स पे वो आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करें, तो काफ़ी हद तक हम जो है अपने स्टार्टअप आइडियाज़ को आगे बढ़ा सकते। तो तुम अभी किस रोल पे हो, कहाँ पे काम कर रहे हो एनआईटी ग्रेजुएट करने के बाद? मैं अभी ट्रेडेंस में काम कर रहा हूँ। ये एक एनालिटिक्स फर्म है और मेरा
रोल एनालिस्ट का है, डाटा इंजीनियरिंग मेरा प्रोफाइल है। और मैं यहाँ पर ये प्रोफाइल में होता क्या है कि मैं क्लाइंट्स का, जैसे मेरे पास डाटा आया, उस डाटा को मैं रिफ़ाइन करके और उसका रिपोर्ट्स क्रिएट करता हूँ, उस डाटा से रिपोर्ट्स क्रिएट करता हूँ ऑन द वेरियस KPIs, और फिर मैं वो रिपोर्ट्स क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता हूँ, जिससे वो क्लाइंट्स जो हैं हमारे वो रिपोर्ट्स देख करके वो इंसाइट्स जनरेट करते हैं और उस इंसाइट्स पे वो स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं कि उनको किस फील्ड में किस तरीके का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जिससे उनका बिजनेस और आगे चले। बेसिकली मतलब इसमें तुम उनको हेल्प करते हो कि आपके कस्टमर प्रोफाइल क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है, डेमोग्राफी क्या है, ताकि वो आगे चल के और कस्टमर्स को टारगेट कर सकें या फिर रिपीट कस्टमर्स बुला। हाँ, इस टाइप का कुछ वो हम लोग रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स, और वही रिपोर्ट्स को वो देख करके वो इंसाइट्स जनरेट करते हैं। ये आईटी जॉब से अलग कैसे है? आईटी जॉब्स में मेनली जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, और हम उन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके जो डाटा आ रहा है हमारे पास, उन डाटाज को रिफाइन करके, प्यूरिफाई करके, और फिर उनसे रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से डिफरेंट हो जाता है आईटी जॉब से, सॉफ्टवेयर जॉब से। ये जो बच्चे एनआईटीज़ में या आईआईटीज़ में हैं या जो प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, सबसे ज़्यादा जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, वो ऐसे कंपनीज़ में इंटरव्यू में क्या मेहनत कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन में या फिर अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कि वो थर्ड फोर्थ ईयर आते आते ये इंटरव्यू सब क्रैक करना शुरू कर सकते? उन्हें अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कि उनके पास है एनालिटिक्स कंपनीज़ में वो जाना चाहते हैं, तो वो प्रिपरेशन इंटरव्यू का कर सकते हैं, जो उनके टेक्निकल स्किल्स हैं वो शार्प कर सकते हैं। और फिर अब मैं अपने कंपनी का बता दूं तो हमारे कंपनी में, या फिर जो भी एनालिटिक्स कंपनी आती है जो NIT जमशेदपुर में आती है, उनमें पहले कोई भी कंपनी आती है तो पहले रिटन एग्ज़ाम होता है। तो रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पहले हमें FT वगैरह का अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ता है। फिर उनका टेक्निकल रिटन एग्ज़ाम भी होता है, जिसमें वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद फिर टेक्निकल इंटरव्यू होता है, 1 राउंड का हो या 2 राउंड का हो या 3 राउंड का हो, एज डिपेंड ऑन द कंपनी। और फिर वो HR इंटरव्यूज़ भी लेते हैं। तो ये सारे इंटरव्यू प्रोसेस हैं जिन्हें आप स्किल्स करके आप ये सारे इंटरव्यूज़ क्लियर कर सकते हैं। एवरेज सैलरी इस कंपनी में या फिर ऐसे डाटाबेस जॉब्स में एवरेज सैलरी स्टार्टिंग लेवल में कोई भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑन एन एवरेज आप 6 to 9 lakhs एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब एक्सपीरियंस आ जाएगा उसको, कुछ हाँ। इंक्रीमेंट्स मिलने के बाद, कुछ प्रमोशंस मिलने के बाद, 3 to 4 years डाउन दी रोड कोई भी NITian क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फिर उनका एक्सपीरियंस मैटर करता है, और फिर वो कैसा परफॉर्म किए हैं उस कंपनी में वो मैटर करता है। तो ऑन एन एवरेज वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20+ उनका चला जाएगा सैलरी इन 4 years। तुम्हारे जॉब से बेसिकली तुमने जो अपना जॉब डिस्क्रिप्शन बताया, तुम क्या सोचते हो कि क्लाइंट को तुम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो एज अ, मतलब कि तुम्हारा उसमें नज़र? क्लाइंट्स को हम यही वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि हम उनके लिए जो रिपोर्ट्स है वो जनरेट कर रहे हैं, और उस रिपोर्ट्स का जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वही हमारे रिपोर्ट्स को ही वो देख करके वो इंसाइट्स क्रिएट करते हैं, और उस इंसाइट्स पे वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, और वो स्ट्रेटजी उनके मार्केटिंग पे या फिर जो उनके जो बिजनेस मॉडल्स को आगे बढ़ाने का है बात, वो उन पे इम्पैक्ट करता है। तो ये सारे वैल्यूज़ हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को। तो अभी कौन सा शहर में रह रहे हो? अभी मैं गुड़गांव में हूँ। उससे पहले बेंगलोर में था। तो क्या लगता है कि गुड़गांव और बेंगलोर में क्या अंतर है, या फिर किसी इंडिया के किसी और शहर में से ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है एक IT प्रोफेशनल या एक इंजीनियर को गुड़गांव में रहने का या बेंगलोर में रहने का, खास करके बेंगलोर में रहने का? तो तुम्हें क्या डिफरेंस लगा गुड़गांव और बेंगलोर में? मैं बेंगलोर से गुड़गांव इसलिए आया क्योंकि मुझे बेंगलोर का, मतलब कि मैं फूडी टाइप का इंसान हूँ, तो मुझे खाने का वहाँ पर वैसा टेस्ट नहीं मिला। तो मैं नॉर्थ इंडियन खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं गुड़गांव आ गया। और मुझे घूमने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, मैं ट्रैवलिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ रखता हूँ। तो जो लोकेशंस, जो मेरे फेवरेट लोकेशंस है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो जो मेरा फेवरेट लोकेशंस है वो दिल्ली साइड काफ़ी ज़्यादा है। कोइंसिडेंटली ऐसा लगता है कि तुम 2 ऑफ दी मोस्ट मेजर सिटीज़ में रह रहे हो, मतलब कि 3 मेजर सिटीज़ है IT प्रोफेशनल्स के लिए या फिर इंजीनियर्स के लिए या डाटा प्रोफेशनल्स के लिए, नोएडा, गुड़गांव और बेंगलोर। तो फिर जिसमें से कि तुम 2 में रह चुके हो, तो फिर क्या लगता है बेंगलोर और गुड़गांव में क्या अंतर है और कौन सा बेहतर है, मतलब पर्सनल पर्सपेक्टिव भी? मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं दोनों सिटी को अच्छा कंसिडर करता हूँ फॉर द IT जॉब्स। काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ रहते हैं,
आईटी जॉब्स के लिए या फिर डाटा जॉब्स के लिए। तो मेरा देखा जाए कि दोनों शहर में से बेटर कौन है, तो दोनों शहर अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रॉब्लम्स हर शहर में होती हैं, चैलेंजेस हर शहर में होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेंगलोर में ही मुझे चैलेंजेस फेस करना पड़ा, गुड़गांव में चैलेंजेस मैं फेस कर ही नहीं रहा हूँ। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था, इस वजह से मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया बेंगलोर छोड़ करके। और रही बात लोगों की, तो दोनों जगह लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं। ऐसा नहीं कि मैं नॉर्थ इंडियन होकर के साउथ इंडिया में गया और वहाँ पर मुझे लैंग्वेज बैरियर देखना पड़ा या फिर मुझे और भी तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, तो ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आया मुझे। काफ़ी लोग वहाँ सपोर्टिव थे, काफ़ी लोग वहाँ हेल्पफुल थे और काफ़ी हेल्प किया गया मुझे वहाँ पर। बैंगलोर में हम सब देखते हैं, या बैंगलोर जिस स्टेट में पड़ता है वहाँ पे, जैसा कि आपने तुम्हें बताया कि लैंग्वेज बैरियर का तुमने बात किया, तो हम सब न्यूज़ में बहुत देखते हैं। तो बैंगलोर का ग्राउंड लेवल सिचुएशन क्या है? क्या वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आता है? और वहाँ पे जो हिंदी लोग बोलते हैं या फिर जो इंग्लिश लोग बोलते हैं या फिर जो कन्नड़ लोग बोलते हैं, उनमें रेसिस्टेंस देखे हो कभी? नहीं, मैं रेसिस्टेंस तो नहीं देखा हूँ कि मैं जहाँ पर भी गया हूँ आइदर वहाँ लोग हिंदी बोल रहे हैं या कन्नड़ा बोल रहे हैं, तो अगर उन्हें हिंदी नहीं भी आती है तो फिर हम वहाँ इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं आता है लैंग्वेज बैरियर का। वहाँ पर जो बेंगलोर सिटी है, जहाँ पर बेंगलोर सिटी का अगर मैं बात करूँ पार्टिकुलरली, तो वहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी आउटसाइड ऑफ कर्नाटका से आते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ सिर्फ कर्नाटका के लोग हैं या फिर जो बेंगलोर के लोकल लोग हैं वो सिर्फ वहीं के हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी दूसरे स्टेट्स के भी वहाँ लोग आते हैं, तो लैंग्वेज बैरियर में नहीं देख रहा हूँ ऐसा वहाँ पर कुछ इशू आया था मुझे बस वही फूड का इशू आया था। और मैं ट्रेवलिंग का शौक़ रखता हूँ, तो मेरे जो फेवरेट प्लेसेस हैं वो दिल्ली साइड हैं, तो मैं इसलिए वहाँ पर शिफ्ट हो गया गुड़गांव में। बाद बाकी चैलेंजेस तो अब बेंगलोर का से बात किया जाए तो बेंगलोर काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड होता जा रहा है धीरे धीरे। वहाँ पर कंपनीज भी अब चाह रही हैं कि वो अपना ऑफिस बेंगलोर में जैसे ना ओपन करके किसी दूसरे सिटी में जो टायर 2 सिटीज़ हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि उन्हें जो बिल्डिंग्स का जो रेंट है या फिर जो उनका जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि बेंगलोर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है कॉस्ट वगैरह, जिससे उन कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा है, उनके डायरेक्ट प्रॉफिट में इम्पैक्ट होता है वो सारा चीज़। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि वहाँ क्राउडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गया। और ट्रांसपोर्टेशन की, तो बेंगलोर में मेट्रो अभी एक नेसेंट स्टेज पे है, ठीक है। तो धीरे धीरे अभी वहाँ मेट्रो बन रहा है। अभी कुछ दिन पहले 2-3 लाइन्स का वो इनॉग्रेशन हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो दिल्ली में जैसा मेट्रो सिस्टम है, अगर बेंगलोर में भी उस तरह का मेट्रो सिस्टम क्रिएट हो जाए तो फिर ट्रैवलिंग का भी इशू नहीं रहेगा। आप एक कोने से दूसरे कोने आप बिल्कुल आराम से जा सकते हैं बिना किसी ज़्यादा टाइम स्पेंड किए। क्योंकि मैं वहाँ का घूमने जाता था तो मैं अपना स्कूटी से जाता था, तो मुझे वहाँ ट्रैफ़िक काफ़ी ज़्यादा मिलता था। वहाँ ट्रैफ़िक का काफ़ी ज़्यादा इशू है, क्योंकि मेट्रो है नहीं, तो लोग अपना पर्सनल व्हीकल से यूज़ करते हैं या फिर जो गवर्नमेंट व्हीकल से जो बसेस चलती हैं वो भी ट्रैफ़िक का सामना करना पड़ता है उन्हें भी। तो ये सारा फैक्टर्स मैं देखा था वहाँ पे, जो मुझे यहाँ गुड़गांव में नहीं मिलता है या फिर जो दिल्ली में है वो नहीं मिलता है, क्योंकि मैं मेट्रो यूज़ करता हूँ। वहाँ पर ट्रैफ़िक का ऐसा कोई सीन है नहीं। मुझे भी ऐसा लगता है। मैं भी दिल्ली में 10 महीने रहा हूँ। अभी मैं नोएडा में हूँ, ग्रेटर नोएडा में हूँ, जो कि दिल्ली से अच्छा कनेक्टिविटी के साथ है। तो बैंगलोर तो मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन वहाँ का ट्रैफ़िक जो है वर्ल्ड फेमस ट्रैफ़िक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैंगलोर का ट्रैफ़िक मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है एक छोटे डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। आप चूँकि आपको बाय रोड जाना पड़ता है, आप बहुत ट्रैफिक में फंस सकते हैं। लेकिन दिल्ली में आप गुड़गांव टू नोएडा भी आ सकते हैं 2-2.5 घंटे में, तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और मुझे लगता है पर्सनली भी कि दिल्ली काफ़ी वेलकमिंग जगह है। तो यहाँ से हम सब बात करते हैं कि तुम जो बैंगलोर से गुड़गांव शिफ्ट हुए, अपने क्वालिटी ऑफ लिविंग के कारण शिफ्ट हुए, अपने रीजंस के कारण शिफ्ट हुए। तो हाल ही में ऐसा देखने को मिल रहा है, खास करके एम्प्लॉयज़ के बीच में एक आउटरेज सा देखने को मिल रहा है उन फाउंडर्स के खिलाफ जो कि हाई वर्क एक्सपेक्टेंसी रखते हैं। मतलब कि जो 70 आवर्स अ वीक, 80 आवर्स अ वीक वर्क एक्सपेक्टेंसी रखते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बॉम्बे शेविंग कंपनी के जो फाउंडर थे मिस्टर शांतनु, उन्होंने कंपनी मेमो लिख दिया कि अब पर्टिकुलर वीक में हम इतना वर्क चाहते हैं। और इसमें लास्ट लाइन उन्होंने लिखा था, अब नो रोना धोना। तो उसके खिलाफ काफ़ी एक आउटरेज हुआ। लेकिन ओवरऑल फाउंडर्स जो होते हैं वो अपनी बात मनवा ही लेते हैं, जीत ही जाते हैं उस कंपनी में, क्योंकि उनका वो पावरफुल पोजीशन पे हैं। एज एन एम्प्लॉय तुम इस बात को कैसे देखते हो? रही बात
तुम जैसा बात कर रहे हो कि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में तुम बात कर रहे हो, तो वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन रखना चाहिए। मेरा ये पर्सनल थॉट्स है, मैं इस पे बताता हूँ कि क्यों। वर्क लाइफ बैलेंस एक ऐसा चीज़ है जो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि एक ऑनर है, वो एक लेबर को बुलाया, डेली वेज लेबर, और उसे कहा कि आप जो है ये एक कंप्लीट ईटा का जो स्ट्रक्चर है इसे उठा करके आप दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए। तो उस लेबर का कैपेसिटी था कि वो एक दिन में 5 ईटा ही उठा पाएगा, ठीक है। छठे ईंटें उठाने में उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा, उसके बॉडी पे वियर एंड टियर का इशू आ जाएगा और वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी इफेक्ट करेगा उसके बॉडी को लेकर के। तो बट ये ऑनर जो है ये चाहता था कि इसका काम जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि वो डेली वेज लेबर थे। तो अगर 5 से 6 ईंटें उठाएंगे, 5 की जगह 6 ईंटें उठाएंगे एक दिन में, तो नंबर ऑफ़ डेज उनका डिक्रीज हो जाएगा, जिसका उनको फिर सैलरी जो है उन्हें डेली वेज लेबर को कम देना पड़ेगा, उनका कॉस्ट इफ़िशिएंट रहेगा। तो बट अब लेबर भी अगर 5 से छठा ईंटा उठाएगा तो उसे पहला दिन कुछ नहीं पता चलेगा, दूसरा दिन कुछ नहीं पता चलेगा। मगर वो हर दिन अगर ऐसा करना शुरू कर देगा कि उसका कैपेसिटी 5 ईंटे का है और वो छठा ईंटा हर दिन उठा रहा है, तो उसके बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो फिर उसका जो है लॉन्ग टर्म लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी डिजीज़ उसे फेस करना पड़ सकता है। तो ये सारा पॉइंट्स है, इसलिए जो सेम थिंग जो है यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस में भी इम्प्लीमेंट होता है कि अगर मेरा कैपेसिटी 8 आवर्स पर डे का वर्क का है, ठीक है, और मैं 10 घंटे या 12 घंटे काम कर रहा हूँ हर दिन, तो वहाँ पर इशू क्या हो जाता है ना कि वो आपको एक दिन काम किया कोई इशू नहीं होगा, 2 दिन काम किया कोई इशू नहीं होगा, बट आप कंटिन्यूस ईयर ऑन ईयर वैसा ही काम करते चल जाते हैं 12-12 घंटे हर दिन, तो फिर आप उस जॉब को लेकर के मतलब वो आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा घूमने लग जाता है वो सारा चीज़ें, और वो मेंटल प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करता है और आप अपने फैमिली से दूर होते चले जाते हैं। तो आपको दोनों चीज़ मेंटेन करना है ना। अगर आपको सैलरी मिल रही है तो ऑफकोर्स आपको ईमानदारी से काम भी करना होगा, आपका जो टास्क है आपको वो अच्छे से कंप्लीट करना होगा, और जो आपका लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसको भी आपको साथ लेके चलना होगा, तभी जा करके। इसलिए बोला गया है कि वर्क लाइफ बैलेंस, ना सिर्फ वर्क बैलेंस ना सिर्फ लाइफ बैलेंस, दोनों लिया गया है इसमें, वर्क लाइफ बैलेंस लिया गया है। तो आपको वर्क को भी बैलेंस करके चलना है और लाइफ को भी बैलेंस करके चलना है। लेकिन एट द सेम टाइम, चूँकि तुम भी वर्कफोर्स के हिस्सा हो किसी एक कंपनी में, और भी हम सब अलग अलग लोगों से बात करते हैं, तो बहुत लोगों का उनका कहना है कि कंपनी में ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो कि काम से बचना चाहते हैं, जो कि उनसे जो मिनिमम एक्सपेक्टेंसी है, जिनके लिए उनको स्पेशली हायर किया गया, एक सैलरी पे की जाती है मंथली, वो भी वो नहीं करना चाहते हैं, उनसे भी कम बचना चाहते हैं, मतलब कि बेसिकली वो काम चोरी करना चाहते हैं। तो क्या ये एक्सपेक्टेड रहता है कंपनी फाउंडर्स के द्वारा? नहीं, ये काम चोरी कहीं भी एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब हैं या एक कॉर्पोरेट जॉब में हैं, तो आपको काम चोरी नहीं करनी चाहिए। आपको कहीं से भी सैलरी मिल रही है तो जिस बात को लेकर के, जिस काम को लेकर के आपको सैलरी मिल रही है, उस काम को आप पूरा कीजिए, ठीक है। तो ये काम चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अपने बॉडी का आप ओवर वर्क भी नहीं करना चाहिए और अंडर वर्क भी नहीं करना चाहिए। ये दोनों काम आपको पॉइंट्स आपको देखना चाहिए। तो काम चोरी तो वो फिर तो दूसरे सेगमेंट्स में हो गया, फिर उन पर तो अलग उनका फिर जो अथॉरिटी है वो एक्शन ले सकती है। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब का अभी तुम बात किए, तो बहुत सारे इंजीनियर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपेयर करने लगते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं, और भी बहुत सारे लोग क्रैक करते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो इंजीनियर्स यूपीएससी क्रैक करने जा रहे हैं सेवा भाव से, कि वो पब्लिक सर्विस करेंगे, जिनके मन में मॉनेटरी कंपनसेशन बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि आईएएस का जॉब का बहुत ज़्यादा पावर है, हो सकता है बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो तभी तक है जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते। लेकिन अगर आपकी सैलरी को देखा जाए, जो आपकी अर्निंग्स है, जिसमें आपको अपनी फैमिली को सस्टेन करना है, तो वो तो 60 to 65,000 है। 1-1.5 लाख में आप रिटायर हो जाएंगे। हो सकता है उस समय 2 लाख रुपया सैलरी रहे पर मंथ। उस पूरे लाइफ को अगर आप हर एक सैलरी को सेव भी कर देते हैं, तो भी आप कुछ करोड़ रुपए के साथ रिटायर हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप हो सकता है उस टैलेंट के साथ आप कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा अमाउंट अर्न कर सकते थे स्टॉक ऑप्शंस के साथ, और भी ढेर सारा, कॉर्पोरेट में तो ढेर सारा तरीका है पैसा कमाने का। इस मामले में तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंजीनियर्स जो पब्लिक सर्विस में जा रहे हैं उनको क्या दिमाग में रखना चाहिए? अगर कोई भी, सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं, अगर कोई भी पब्लिक सर्विस में जा रहा है, जैसे यूपीएससी के एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा है, यूपीएससी का वो क्रैक करना चाह रहा है, पहले तो ये सोच ले कि उसको किस टाइप का जॉब वहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, वो पता कर ले अच्छे से, और वो उसके लिए फिट है या नहीं है, ठीक है। तो
ये सारा पॉइंट्स को वो देख करके तभी वो यूपीएससी का तैयारी करने जाए या किसी भी सर्विसेज का एग्ज़ाम का तैयारी करने। वर्क लाइफ बैलेंस में एक और चीज़ आ जाता है, वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस। बहुत सारे फाउंडर्स वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर नहीं करते, वर्क फ्रॉम ऑफिस को प्रेफर करते हैं। हाल ही में हमने एक न्यूज़ कवर किया था द स्ट्रीट वायर न्यूज़ पे कि गूगल के जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं, पीपल ऑफिसर, चीफ पीपल ऑफिसर, उन्होंने बोला था कि अब वर्क फ्रॉम ऑफिस के अटेंडेंस को भी उनके परफॉर्मेंस रिव्यू में ऐड किया जाएगा, उसको तवज्जो मिलेगी। और परफॉर्मेंस रिव्यू का इस्तेमाल अप्रेजल्स में किया जाता है, एम्प्लॉय वैलिडेशन में किया जाता है, ले ऑफ्स में किया जाता है कि उनका परफॉर्मेंस रिव्यू कैसा है। तो तुम किसके पक्षधर हो? वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम, ये दोनों जो है, अब कोविड के टाइम में वर्क फ्रॉम होम कम्प्लीटली हो गया था। सारे कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम इम्प्लीमेंट किया था, जो भी आईटी सेक्टर्स के कंपनीज़ हैं। तो वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस में यही एक अंतर है कि जब आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आप जो है काम के साथ साथ वहाँ पर जो ऑफिस का कल्चर है वो भी बिल्डअप कर रहे हैं, वो भी साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आप घर से काम कर रहे हैं, आप अकेले बैठे हुए हैं, वहाँ आप काम किया, काम ख़त्म हुआ, आप लैपटॉप बंद करके आप अपना पर्सनल लाइफ में चले गए। और ऑफिस में क्या है रहा है कि आप अपना काम किए, काम ख़त्म हो गया, तो आप जो आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं ऑफिस के, उनसे आप नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं, कि बॉन्डिंग सा क्रिएट होता है जो वर्क फ्रॉम होम में शायद ना हो पाता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वर्क फ्रॉम ऑफिस बेस्ट है या वर्क फ्रॉम होम बेस्ट है, बट दोनों का बैलेंस लेके चलना चाहिए। हमारे जैसे मेरा कंपनी का अगर मैं बात करूँ तो हाइब्रिड वर्क कल्चर है, जहाँ हमें 2 या 3 दिन ऑफिस जाना होता है और बाकी दिन हमें वर्क फ्रॉम होम करना होता है। तो इससे दोनों चीज़ मेंटेन हो रहा है। आपको 2 दिन या 3 दिन जो है आपका पर्सनल लाइफ में मिल रहा है, आप काम कर रहे हैं, और बाकी दिन आप जो है ऑफिस कलीग के साथ जो है आप इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, जिससे एक कल्चर भी क्रिएट हो रहा है, कंपनी में एक बॉन्डिंग भी क्रिएट हो रहा है। तो ये मेंटेन करके चलना चाहिए। तो एज एन इंजीनियर और एज एन NITian, बाकी एस्पायरेंट्स को तुम क्या ऐसा सलाह देना चाहोगे जो अपने लाइफ में कर सकते हैं, या फिर जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस में हैं वो ऐसा क्या करें कि वो लाइफ में अच्छा मेकअप कर सकें, IITian से कम्पीट कर सकें, NITian से कम्पीट कर सकें? कहीं पर भी अगर हम किसी भी चीज़ जगह पर हैं तो वहाँ जिस भी चीज़ में है वहाँ हमें सबसे पहले हार्डवर्क करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी जहाँ पर आ गया, वहाँ पर आप फिर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। पहला बात तो हमें हर दिन जो है मेहनत करना होगा, उस पर फोकस रहना होगा, कहीं दूसरी जगह डिस्ट्रैक्ट नहीं होना होगा। और दूसरा बात कि हम वो एक दिन ना फॉलो करके हर दिन फॉलो करें, जब तक कि हम उस टारगेट को अचीव ना कर लें। एक बार वो टारगेट अचीव हो गया तो फिर आप एंजॉय कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, एंजॉयमेंट रहता है, करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम जो है पहले अगर हम किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उसका पहले हम टारगेट अचीव करने का सोचें और उसके लिए डेडिकेटेड रहें।